friends, this is Nidhi and I welcome you all on my YouTube channel Nidhi Miss. I hope आप लोगों ने इससे पहले मेरे 2 वीडियोस को देख लिया होगा जिस आप लोगों के उसमें अच्छे से मार्क्स आए होंगे और आप लोग उसे फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज हम लोग एसएसटी के थर्ड सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए या न्यू जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए जिन्होंने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थर्ड सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के डिस्कशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 में और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 में। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो आप ईयर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1766 ये तो एकदम नहीं था, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, 1789 में। तो डेट क्योंकि 1789 से बस एक ही ऑप्शन है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, सेकेंड ऑप्शन है रूसो, थर्ड ऑप्शन है दिदरो और फोर्थ ऑप्शन है लेनिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि रूसो को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? पहला ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1860 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर घ 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है मैथ्सनी, सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेयर, थर्ड ऑप्शन है रूसो, फोर्थ ऑप्शन है दिदरो। तो बताइए कि यह कथन किसका है, कि ये किसने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। तो ये किसका कथन था? ये कथन किसने कहा था? रूसो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। चलिए विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन है रूसो, सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेयर, थर्ड ऑप्शन है दिदरो, फोर्थ ऑप्शन है नेकर। तो जल्दी से बताइए कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि दिदरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी या इसके लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात किसने कही थी? ये नारा किसके द्वारा कहा गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1901 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1903 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1905 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1907 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सेकेंड ऑप्शन है जतरा उरांव, थर्ड ऑप्शन है तिलका मांझी, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु और कान्हू। तो बताइए संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, सिंधु और कान्हू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है अब्दुल गफार खान,
सेकंड ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। थर्ड ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल। तो जल्दी से बताइए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विकास, सेकंड ऑप्शन है संसाधन, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण और फोर्थ ऑप्शन है नियोजन। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इनडायरेक्टली ये किसका डेफिनेशन है? ये आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि संसाधन का डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि निमीकरण में निम्न में से किनकी भूमिका नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि भूमि निमीकरण में निम्न में से किनकी भूमिका नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वनों को काटना, फिर सेकेंड ऑप्शन है अति पशुचारण, थर्ड ऑप्शन है खनन और फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। ठीक है, देखिए अगर वनों को काटेंगे तो भी क्या होगा? भूमि का निमीकरण होगा। अगर हम अति पशुचारण करते, अगर पशु बहुत ज्यादा जमीन को चरने में यूज करते तो भी वो क्या होगा? जमीन का भूमि का निमीकरण होगा। फिर आपका खनन करने से भी क्या होगा? भूमि का निमीकरण होगा। लेकिन मधुमक्खी पालन, इससे क्या भूमि पर कोई भी असर पड़ेगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 43% और चौथा ऑप्शन है 87%। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, सेकेंड ऑप्शन है प्रवाह और थर्ड ऑप्शन है जैव और फोर्थ ऑप्शन है अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ अनवीकरणीय योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? पहला ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, सेकेंड ऑप्शन है सामान्य जातियां, थर्ड ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, फोर्थ ऑप्शन है लुप्त जातियां। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? लुप्त जातियां, ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, सेकेंड ऑप्शन है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन रोकने से, सेकेंड ऑप्शन है वनों की कटाई रोकने से, थर्ड ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, फोर्थ ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाने से। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? वनों की कटाई को रोकने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की कमी के क्या कारण है? पहला ऑप्शन अतिशोषण, सेकेंड ऑप्शन अत्यधिक प्रयोग, थर्ड ऑप्शन समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जल में कमी का कारण ये सभी हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टांका क्या होता है? पहला ऑप्शन है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक प्रकार का नहर, थर्ड ऑप्शन है बंगाल में मछली पालन का तालाब और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। और इस तरह का टैंक कहाँ पर यूज किया जाता है, कौन से राज्य में, ये आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो टांका का प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी को झेलने की भविष्यवाणी की गई है? पहला ऑप्शन 20 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 20 लाख, थर्ड ऑप्शन है
50 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 5 करोड़। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 20 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति की कुल आय से, सेकेंड ऑप्शन है किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, थर्ड ऑप्शन है सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से, फोर्थ ऑप्शन है देश के कुल निर्यात से। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। पहला ऑप्शन है अविकसित, सेकेंड ऑप्शन है विकसित, थर्ड ऑप्शन है अर्ध विकसित और फोर्थ ऑप्शन है विकासशील। तो जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है विकास केवल अपने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है विकास केवल दूसरों के लिए, थर्ड ऑप्शन है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए और फोर्थ ऑप्शन है विकास केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ग, विकास वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होगी। तो ये नॉर्मल सा चीज है, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, फिर है बिहार, फिर है केरला, उसके बाद फिर है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रति व्यक्ति आय है और जो जनसंख्या है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक उत्पादनों का, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक उत्पादों के, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, थर्ड ऑप्शन वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो जल्दी बताइए कि कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जहां भी निर्माण की बात की जाए तो आपका कौन से क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार हैं। पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, पहला ऑप्शन बेरोजगार है, सेकेंड ऑप्शन नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, थर्ड ऑप्शन नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, फोर्थ ऑप्शन वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। ठीक है, जैसा कि ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि किसी परिवार के कुछ लोग हैं, 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग क्या किए, जहां 2 लोगों से भी काम हो सकता है वहां वो 4-5 लोग जुड़े हुए, लेकिन उत्पादकता क्या है कि उतनी ही है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है 5 लोगों के जुड़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है निवल उपस्थिति अनुपात, सेकेंड ऑप्शन है निवल अनुपस्थिति अनुपात, थर्ड ऑप्शन है साक्षरता दर और फोर्थ ऑप्शन है सकल उपस्थिति अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का निवल उपस्थिति अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। पहला ऑप्शन है यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, सेकेंड ऑप्शन यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, थर्ड ऑप्शन यह कम वेतन प्रदान करता है, फोर्थ ऑप्शन इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं होती। तो बताइए संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है। जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर का, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सेकेंड ऑप्शन है हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। थर्ड ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। तो जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षैतिज वितरण में कौन सा समूह शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन ब्रुसेल्स, सेकेंड ऑप्शन लंदन, थर्ड ऑप्शन रोम, फोर्थ ऑप्शन पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ब्रसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 40%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 39% और फोर्थ ऑप्शन है 59%। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ 59%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है? याद रखिएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अलग अलग वितरण है और दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एक ही सेट में पूछ दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि क्षैतिज में कौन से शामिल होते हैं और ऊर्ध्वाधर में कौन से शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेकेंड ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। फोर्थ ऑप्शन है दबाव समूह, राजनीतिक दल और सामाजिक आंदोलन। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो पहला ऑप्शन है पुलिस, व्यापार, कृषि। सेकेंड ऑप्शन है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। थर्ड ऑप्शन है वाणिज्य, सिंचाई और स्थानीय निकाय और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा, वन और विवाह। तो बताइए कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर ख, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30% और फोर्थ ऑप्शन है 40%। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है घ नंबर 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली, बोडो, डोगरी या संथाली। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 20%, 30%, 40% या 50%। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है? 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या 1995 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1992 ईस्वी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेट 3 के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसमें जितने भी 40 क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अगर आप लोग को और भी किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूं कि आपके जितने भी डाउट्स और जितने भी कंफ्यूजन्स है मैं उन सबको क्लियर कर पाऊं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।